अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक ग्रामर। वर्ब की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम वर्ब को क्यों पढ़ते हैं और ग्रामर में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसका जवाब मैं आपको एक सेंटेंस के थ्रू देता हूँ। जब भी हम कोई सिंपल सेंटेंस लिखते हैं तो उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। हम सबसे पहले एक सब्जेक्ट को रखते हैं यानी काम करने वाला, उसके बाद हम वर्ब को प्लेस करते हैं यानी जो काम हो रहा होता है, और एंड में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं यानी जिस पर वर्ब का इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई रीड बुक यानी मैं किताब पढ़ता हूँ। इस सेंटेंस में आई एक सब्जेक्ट है, रीड एक वर्ब है और बुक एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस सेंटेंस में से वर्ब को निकाल लूँ तो ये क्या बन जाएगा, आई बुक। तो क्या ये सेंस कोई मीनिंग दे रहा है? क्या ये सेंटेंस की तरह काम कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इससे ये मालूम हुआ कि विदाउट अ वर्ब अ सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड, यानी वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। और दूसरा, वर्ब की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि हम सारे दिन में क्या कर रहे होते हैं, या तो हम पढ़ रहे होते हैं, या तो खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, लड़ते हैं, हंसते हैं। तो ये सब क्या हैं? लड़ना, खेलना, सोना, जाना, आना, ये सब क्या हैं? ये वर्ब्स ही तो हैं, ये काम ही तो हैं जो हम कर रहे होते हैं। तो अब आपने जान लिया होगा कि वर्ब को पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ वर्ब: सच वर्ड्स which show an action, position, presence or state of being are called verbs। यानी ऐसे अल्फाज जो किसी काम को दिखाते हों, किसी की मिल्कियत को शो करते हों, किसी की मौजूदगी या फिर किसी चीज़ के होने को दिखा रहे हों, तो हम उन अल्फाज को वर्ब्स कहते हैं। अब इस डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल के साथ प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि ऐसे अल्फाज जो किसी काम को दिखाते हों। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। अब इस सेंटेंस में काम कौन सा हो रहा है? खेलने का। तो प्ले एक वर्ब है जो किसी एक्शन को दिखा रहा है। नंबर सेकंड, शी हैज़ अ कार, यानी उसके पास एक कार है। अब इस सेंटेंस में हैज़ एक वर्ब है जो कि शी एक सब्जेक्ट है, उसकी मिल्कियत यानी पोजीशन को दिखा रहा है कि उसके पास एक कार है। नंबर थर्ड, यू आर इन कराची, आप कराची में हो। इस सेंटेंस में आर एक वर्ब है जो यू एक सब्जेक्ट है, उसकी मौजूदगी यानी प्रेजेंस को दिखा रहा है कि वो कहाँ मौजूद है, यानी वो कराची में है। नंबर फोर्थ, ही इज़ इल, यानी वो बीमार है। इस सेंटेंस में इज़ एक वर्ब है जो ही एक सब्जेक्ट है, उसकी हालत यानी उसकी होने की हालत को दिखा रहा है कि वो कैसा है, यानी वो बीमार है। और अब ये वर्ब की टाइप्स की एक फिगर है। सबसे पहले फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। फिर फाइनाइट की अलहदा 3 टाइप्स होती हैं, मैन वर्ब, लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब। और नॉन फाइनाइट की अलहदा 3 होती हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जेरेंड। फिर हेल्पिंग वर्ब की 2 टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी और मॉडल। अब आपको परेशान होने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम इनमें से हर एक को बहुत ही अच्छे तरीके से और इनका बिल्कुल पोस्टमार्टम करके पढ़ने वाले हैं। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। द वर्ब्स दैट चेंज देयर कंडीशन एंड फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, टेंसेस और नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। यानी ऐसे वर्ब्स जो अपनी कंडीशन को या फिर अपनी फॉर्म्स को या तो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज करें, या फिर टेंसेस के अकॉर्डिंग, या फिर सब्जेक्ट्स के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज कर दें, तो हम उनको फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे ईट मैंगो, यानी वो आम खाते हैं। इस सेंटेंस में दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ईट एक मैन वर्ब है जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, खाना, और मैंगो एक ऑब्जेक्ट है। और ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। अगर इसी सेंटेंस को हम दोबारा कहें लेकिन जो दे है प्लूरल, उसको सिंगुलर में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स मैंगो, यानी वो आम खाता है। तो आपने देखा कि जैसे ही हमने प्लूरल सब्जेक्ट जो दे था उसको सिंगुलर सब्जेक्ट ही में कन्वर्ट कर दिया, तो जो वर्ब था ईट, उसने अपनी कंडीशन को चेंज कर दिया, यानी उसने अपने एंड में
एस को पुट कर दिया। तो पहली साइन ये होती है फाइनाइट वर्ब को रिकॉग्नाइज करने की कि जो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन को चेंज करते हैं तो वो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। चलें दूसरा मिसाल लेते हैं। अगर इसी सेंटेंस को दे ईट मैंगो को अगर हम पास्ट टेंस में कर दें तो ये किस तरह होगा? दे एट मैंगो यानी उन्होंने आम खाया। अब इस सेंटेंस में जो एट है ये पास्ट सिंपल है ईट का और दे एक सब्जेक्ट है, मैंगो एक ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि जैसे ही हमने प्रेजेंट टेंस में से पास्ट टेंस में सेंटेंस को कर दिया तो जो वर्ब था ईट उसने अपनी फॉर्म को चेंज कर दिया। तो यहाँ ईट और एट फाइनाइट वर्ब्स हैं क्योंकि इन्होंने अपनी कंडीशन और फॉर्म को सब्जेक्ट्स और टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। और तीसरा हमने कहा कि जो वर्ब्स सब्जेक्ट्स के नंबर के अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल बाल इज़ ग्रीन, बाल ग्रीन है। इस सेंटेंस में इज़ एक वर्ब है और बाल यहाँ पर सिंगुलर है। अगर इसी बाल को हम प्लूरल बना दें, फॉर एग्जांपल बाल्स आर ग्रीन यानी बाल जो प्लूरल है वो ग्रीन है। तो आपने देखा कि जैसे ही हमने सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट को प्लूरल बना दिया तो जो इस वर्ब था उसने अपनी कंडीशन चेंज कर दी और वो बन गया आर। तो ये इस और आर भी यहाँ पर फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब हम देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो बिल्कुल फाइनाइट वर्ब्स के उलट हैं यानी अपोजिट हैं, क्योंकि ये अपनी कंडीशन और फॉर्म को टेंसेस और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते। इट मीन्स द वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज देयर कंडीशन और फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, टेंसेस और नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल दे वॉन्ट टू प्ले इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में खेलना चाहते हैं। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है और इस सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं, एक वांट है और दूसरा टू प्ले है। वांट यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये अपनी कंडीशन और फॉर्म को टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देगा, ये प्रूफ करते हैं। लेकिन टू प्ले यहाँ पर एक नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये हर हालत में सेम रहने वाला है। चलिए प्रूफ करते हैं। दे वॉन्टेड टू प्ले इन द ग्राउंड यानी वो ग्राउंड में खेलना चाहते थे। अब इस सेंटेंस को हमने पास्ट टेंस में कर दिया तो आपने देखा जो वांट था उसने अपनी फॉर्म को तो चेंज कर दिया लेकिन टू प्ले सेम रहा। तो वांट और वांटेड यहाँ फाइनाइट वर्ब्स हैं और टू प्ले यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। चलिए और मिसाल लेते हैं। दे ट्राई टू रॉब मी, वो मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इस सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं, ट्राई और टू रॉब। ट्राई यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, टू रॉब एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और इस सेंटेंस में दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर इसी सेंटेंस को हम दोबारा कहें लेकिन इसका सब्जेक्ट सिंगुलर कर दें, फॉर एग्जांपल ही ट्राइज टू रॉब मी, वो मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है, तो आपने देखा जो ट्राई था उसने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन को चेंज कर दिया और वो बन गया ट्राइज। तो ये यहाँ पर फाइनाइट वर्ब्स हैं। लेकिन टू रॉब उसने अपनी कंडीशन को चेंज नहीं किया, वो सेम रहा, तो ये यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब जो नॉन फाइनाइट की सबसे बड़ी पॉइंट है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये कभी भी सेंटेंसेस में मेन वर्ब की जगह इस्तेमाल नहीं होते, यानी ये कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो सवाल यहाँ पर ये है कि ये किसकी तरह काम करते हैं, तो इसका जवाब है दे फंक्शन एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस, यानी ये सेंटेंसेस में एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन्स की तरह काम करते हैं। चलिए अब प्रूफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट हार्ड वर्किंग बॉय इज़ माई फ्रेंड, यानी वो मेहनती लड़का मेरा दोस्त है। इस सेंटेंस में हार्ड वर्किंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। चलिए प्रूफ करते हैं। दोज हार्ड वर्किंग बॉयज़ आर माई फ्रेंड, यानी वो मेहनती लड़के मेरे दोस्त हैं। अब आपने देखा कि देट जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट था उसमें से हमने प्लूरल बना दिया यानी दोस्त, तो फिर भी हार्ड वर्किंग सेम रहा, तो ये प्रूव हो गया कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन ये यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। अब अगर आपने एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी हो तो वो क्या होती है? एडजेक्टिव्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर किसके बारे में हमें बता रहा है? ये हमें एक बॉय के बारे में बता रहा है जो एक नाउन है, यानी वो बता रहा है कि वो हार्ड वर्किंग है यानी मेहनती है। नंबर सेकंड,
रीडिंग इज़ माई हॉबी, पढ़ना मेरा शौक है। अब रीडिंग भी यहाँ पर एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। फॉर एग्जांपल, रीडिंग वाज माई हॉबी, पढ़ना मेरा शौक था। हमने प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया तो ये रीडिंग सेम रहा, तो ये प्रूव हो गया कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन ये यहाँ पर एज अ नाउन फंक्शन कर रहा है, यानी पढ़ना मेरा शौक था। नंबर 3, आई केम हेयर टू विजिट यू, मैं यहाँ पर आपके यहाँ घूमने आया। यहाँ पर टू विजिट एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। फॉर एग्जांपल, आई हैव कम हेयर टू विजिट यू, यानी मैं यहाँ पर आपके यहाँ घूमने आया हूँ। हमने पास्ट सेंटेंस में से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन फिर भी टू विजिट सेम रहा, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन यहाँ पर ये एज एन एडवर्ब काम कर रहा है। अब अगर आपने एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ी हो तो वो क्या होती है? एडवर्ब्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी वर्ब या फिर किसी एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। अब यहाँ पर ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? यहाँ पर ये कैम जो एक वर्ब है उसके बारे में हमें बता रहा है कि मैं किस लिए आया, टू विजिट यू, यानी आपके यहाँ घूमने के लिए। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में ये पॉइंट आपको ज़रूर अपने जहन में रखनी है कि ये कभी भी सेंटेंसेस में एज अ वर्ब काम नहीं करते, बल्कि ये या तो नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं या एडजेक्टिव्स की तरह या फिर एडवर्ब की तरह। अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को डिफाइन करने के बाद हम सबसे पहले फाइनाइट की 3 टाइप्स को वन बाय वन क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि मेन वर्ब्स क्या होती हैं। मेन वर्ब्स को लेक्सिकल या प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट शोज द इम्पोर्टेंट एक्शन और वर्ब इन द सेंटेंस, यानी ये सेंटेंसेस में जो काम हो रहा होता है, जो काम परफॉर्म किया जाता है, उसको दिखाते हैं। यानी जो भी काम हम करते हैं वही मेन वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे स्टडी डे एंड नाइट, वो दिन रात पढ़ते हैं। अब इस सेंटेंस में काम कौन सा होता है? पढ़ने का, तो स्टडी एक मेन वर्ब है। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। अब इस सेंटेंस में काम कौन सा होता है? जाने का, तो गो एक मेन वर्ब है। आई क्लाइम्ड ऑन द वॉल, मैं दीवार पर चढ़ा। अब इस सेंटेंस में काम कौन सा हुआ? चढ़ने का, तो क्लाइम्ड एक मेन वर्ब है जो पास्ट सिंपल है और पास्ट पार्टिसिपल भी है क्लाइम्ब का। तो आपने ये जान लिया कि मेन वर्ब्स क्या होती हैं। जो भी सेंटेंसेस में एक्शन परफॉर्म किया जाता है वही हमारी मेन वर्ब्स होती हैं। नाउ वी टर्न टू लिंकिंग वर्ब्स। व्हाट आर लिंकिंग वर्ब्स? लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं? लिंकिंग से ही आपको पता चल गया होगा कि ये लिंक करते हैं, यानी ये जोड़ने का काम करते हैं। ये किसी चीज़ को किसी के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब सवाल ये है कि ये किसको मिलाते हैं और किसके साथ मिलाते हैं। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। दीज वर्ब्स लिंक सब्जेक्ट्स with further information about that subject, यानी ये जो verbs होती हैं ये subjects को मिलाती हैं किनके साथ? उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वालों के साथ। दूसरी डेफिनेशन देखें, linking verbs are used to connect subjects with the information about their subject, यानी ये जो linking verbs होती हैं ये subjects को उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वालों के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ डॉक्टर, यानी वो एक डॉक्टर है। अब इस सेंटेंस में ही एक सब्जेक्ट है, इस एक लिंकिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट ही को अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस जो उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है वो है अ डॉक्टर, उसके साथ लिंक कर रहा है, यानी कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है उनको आपस में। अब अ डॉक्टर उसी के बारे में, ही के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो डॉक्टर है। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अब जो मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब्स हैं वो हैं वर्ब टू बी। अब जो वर्ब टू बी की तमाम फॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल इज, एम और, वाज एंड वर, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, etc, ये तमाम जो हैं ये लिंकिंग वर्ब्स की तरह भी काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। अब यहाँ पर इज़ एक टू बी वर्ब है और ये यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब काम कर रही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट शी को उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले, यानी ब्यूटीफुल जो सब्जेक्ट शी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो खूबसूरत है, उसके साथ कनेक्ट कर रहा है, यानी उन्हें जोड़ रहा है। दूसरा सेंटेंस, दे आर बीइंग मिसयूज्ड, यानी उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
अब यहाँ पर आर बीइंग भी एक टू बी वर्ब है, उसकी एक फॉर्म है और ये भी यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये सब्जेक्ट डे को उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले से मिला रहा है। अब वर्ब टू बी के अलावा और भी लिंकिंग वर्ब्स हैं, फॉर एग्जांपल अपीयर, सीम, टेस्ट, रिमेन, लुक, स्टे, बिकम, ग्रो, स्मेल, टर्न, साउंड, फील, etc। अब इनमें मज़े की बात यह है कि इनमें से कुछ लिंकिंग वर्ब्स ऐसे होते हैं जो हमेशा लिंकिंग वर्ब्स ही रहते हैं और इनमें से कुछ ऐसे लिंकिंग वर्ब्स भी हैं जो कहीं पर लिंकिंग वर्ब्स की तरह काम करते हैं तो कहीं पर मेन वर्ब की जगह यानी एक्शन वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए अब उन्हें पढ़ते हैं। Some verbs are always linking verbs because they never describe or perform an action। कुछ verbs हमेशा linking verbs होते हैं क्योंकि वो कभी भी किसी एक्शन को ना ही परफॉर्म करते हैं और ना ही उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। अब वो कौन से होते हैं? उनमें से सबसे पहला टू बी verbs हैं, यानी टू बी वर्ब की तमाम जो फॉर्म्स हैं वो सब उनमें आ जाती हैं। उसके अलावा बिकम, उसकी भी तमाम फॉर्म्स, सीम, उसकी भी तमाम फॉर्म्स। ये 3 ऐसे वर्ब्स हैं जो हमेशा लिंकिंग वर्ब्स की तरह ही काम करते हैं। और दूसरा, द वर्ब्स दैट कैन बी बोथ एक्शन एंड लिंकिंग वर्ब्स आर अपीयर, लुक, टेस्ट, टच, साउंड, स्मेल एंड फील। यानी वो वर्ब्स जो दोनों यानी एक्शन और लिंकिंग वर्ब्स हो सकते हैं वो हैं अपीयर, लुक, टेस्ट, टच, साउंड, स्मेल एंड फील। फॉर एग्जाम्पल, ही अपीयर्ड इंजर्ड आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी वो हादसे के बाद जख्मी नजर आया। अब इस सेंटेंस में अपीयर्ड एज अ लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये सब्जेक्ट ही को अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है। अब दूसरा सेंटेंस देखें, बिफोर आई कुड लीव, इससे पहले कि मैं चला जाता, ही अपीयर्ड, वो जाहिर हो गया। अब यहाँ पर भी अपीयर्ड है लेकिन ये यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि ये यहाँ पर मैन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। अब अगर आपके माइंड में एक डाउट है कि कैसे मालूम हो कि यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है, तो मैं ये आपका डाउट एक बढ़िया सी टिप के साथ हल करने वाला हूँ। वो ये है कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये वर्ब पहले सेंटेंस में जो अपीयर्ड है कि ये लिंकिंग वर्ब है या नहीं, तो आपको क्या करना है, आप इसकी जगह इसको पुट करें, फिर देखें कि अगर ये मीनिंग दे रहा है तो आप फ़ौरन से समझ जाएंगे कि वो वर्ड जिसकी जगह हमने इसको प्लेस किया वो लिंकिंग वर्ब है। अगर वो मीनिंग सही से नहीं दे रहा तो हम फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये लिंकिंग वर्ब नहीं बल्कि ये एक्शन वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ इंजर्ड आफ्टर द एक्सीडेंट। अब हमने अपीयर्ड की जगह इसको प्लेस कर दिया तो इसकी क्या मीनिंग निकलेगी कि वो हादसे के बाद ज़ख्मी है। तो इसकी मीनिंग निकल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपीयर्ड था वो लिंकिंग वर्ब था यहाँ पर। अब दूसरे सेंटेंस में अगर हम अपीयर्ड की जगह इसको पुट करें फिर देखें कि इसकी क्या मीनिंग निकल रही है। बिफोर आई कुड लीव, इससे पहले कि मैं चला जाता, ही इज़, वो है, क्या है, तो क्या इसकी मीनिंग निकल रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें ये मालूम हो गया कि ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब नहीं बल्कि एज एन एक्शन वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने आपको लिंकिंग और एक्शन वर्ब को डिफ्रेंशिएट और रिकॉग्नाइज करने की इतनी बढ़िया सी टिप दे दी, इससे एक लाइक तो बनता है। जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। एंड नाउ वी टर्न टू हेल्पिंग वर्ब्स। व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स? हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? चलिए पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। हेल्पिंग का मतलब होता है मददगार और डेफिनेटली ऑक्सिलरी का मतलब भी मददगार ही है। एंड दीज वर्ब्स ऑलवेज स्टैंड बिफोर द मैन वर्ब्स इन द सेंटेंस, यानी ये जुमले में हमेशा मैन वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रनिंग, वो दौड़ रहा है। इस सेंटेंस में रनिंग एक मैन वर्ब है और इस यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो आपने देखा कि मैन वर्ब रनिंग से पहले हेल्पिंग वर्ब इज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमेशा मैन वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं, ये पॉइंट आपको जहन में रखनी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड विद द मैन वर्ब टू हेल्प एक्सप्रेस द टेंस, मूड और वॉइस ऑफ द मैन वर्ब, यानी ये हेल्पिंग वर्ब्स मैन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होते हैं उनकी टेंस, मूड और वॉइस को दिखाने के लिए।
अब इस डेफिनेशन को हम एग्जांपल्स के साथ प्रूव करते हैं। हमने कहा कि ये हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब की टेंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अकरम इज़ कॉलिंग यू, अकरम तुम्हें बुला रहा है। अब यहाँ पर इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है जो मैन वर्ब कॉलिंग की टेंस को दिखा रहा है, यानी वो बता रहा है कि जो काम है वो मौजूदा वक्त में यानी प्रेजेंट टाइम में प्रोग्रेसिव है, यानी वो कंटिन्यू है, जारी है। यानी यहाँ पर ये इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को दिखा रहा है। और नंबर सेकंड सेंटेंस देखें, अकरम वॉज कॉलिंग यू, अकरम तुम्हें बुला रहा था। अब यहाँ पर वॉज है जो एक हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब कॉलिंग की पास्ट कंटिन्यूस टेंस को दिखा रहा है, यानी वो बता रहा है कि जो काम था वो माजी में यानी पास्ट में कंटिन्यूस था, यानी वो तुम्हें बुला रहा था। नंबर थर्ड सेंटेंस, अकरम विल बी कॉलिंग यू, अकरम तुम्हें बुला रहा होगा। अब यहाँ पर विल बी एक हेल्पिंग वर्ब है जो मैन वर्ब कॉलिंग की टेंस को तो दिखा रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि जो काम है वो फ्यूचर में जारी होगा। तो आपने देखा कि इज़, वाज और विल बी किस तरह मैन वर्ब्स की टेंसेस को दिखा रहे होते हैं। इज़ हमें बता रहा था कि जो काम है वो मौजूदा वक्त में हो रहा है। वाज हमें बता रहा है कि जो काम था वो पास्ट टेंस में जारी था। और विल भी बता रहा है कि जो काम है वो फ्यूचर में हो रहा होगा। दूसरा हमने कहा कि ये हेल्पिंग वर्ब्स मैन वर्ब्स की मूड को दिखाते हैं। अब मूड क्या होती है एग्जाम्पल से समझते हैं। आई डोंट लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इस सेंटेंस में डू एक हेल्पिंग वर्ब है जो लव एक मैन वर्ब है, उसकी मूड को दिखा रहा है, यानी उसकी नेगेटिव मूड को दिखा रहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इसमें ना है तो यहाँ पर ये इसकी नेगेटिव मूड को दिखा रहा है। नंबर सेकंड, डू आई लव यू, क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पर भी डू है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब लव की इंटेरोगेटिव मूड को दिखा रहा है, यानी सवाली मूड को। यहाँ पर ये सवालिया अंदाज में है। और नंबर थर्ड, आई डिड एम्प्टीड द ट्रैश, मैंने कचरे के डब्बे को खाली कर दिया था। यहाँ पर डिड एक हेल्पिंग वर्ब है जो इस सेंटेंस में एम्फेटिक मूड दिखा रहा है वर्ब एम्प्टीड की। अगर आपसे कोई कहता है कि क्या तुमने कचरे का डब्बा खाली कर दिया है, तो आप उसको यकीन दिलाने के लिए ये एम्फेटिक सेंटेंस बोलते हैं, आई डिड एम्प्टीड द ट्रैश, हाँ मैंने कचरे के डब्बे को खाली कर दिया है। तो यहाँ पर डिड जो है वो वर्ब एम्प्टीड की एम्फेटिक मूड को यानी ताकीदी मूड को दिखा रहा है। नंबर फोर्थ, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, अंटिल आई से यू, जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ वहाँ मत जाओ। अब यहाँ पर डू एक हेल्पिंग वर्ब है जो नेगेटिव फॉर्म में है और ये वर्ब गो की इम्पेरेटिव मूड को दिखा रहा है, यानी हुक्मी, यानी जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ वहाँ मत जाओ। और एक और सेंटेंस जिसमें ये पैसिव वॉइस को दिखा रहे हैं, द गेम इज़ बीइंग प्लेड बाय मी, यानी जो गेम है वो मुझसे खेली जा रही है। इस सेंटेंस में इज़ बीइंग एक टू बी वर्ब की फॉर्म है जो यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है और ये यहाँ पर वर्ब प्लेड की और इस सेंटेंस में पैसिव वॉइस दिखा रही है। तो ये आपने देखा कि किस तरह मूड और टेंस और वॉइस को दिखाते हैं। नाउ द मेन हेल्पिंग वर्ब्स आर टू बी, टू हैव एंड टू डू। अब जो टू बी वर्ब्स की तमाम फॉर्म्स हैं जैसे इज़, एम और वाज, वर, बीइंग, बीन, विल बी, और इस तरह टू हैव की भी तमाम फॉर्म्स जैसे हैज़, हैव, हैड, हैविंग, विल हैव, और इसी तरह टू डू की भी तमाम फॉर्म्स जैसे डू, डज, डिड, विल डू। तो ये सब की सब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि ये जो तीन वर्ब्स हैं टू बी, टू हैव और टू डू, इनकी तमाम फॉर्म्स, इन्हीं को हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह है कि हम इनको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्यों कहते हैं, तो उसका जवाब है बिकॉज दे कैन हेल्प द मैन वर्ब और दे कैन ऑल्सो बी द मैन वर्ब। क्योंकि ये मैन वर्ब की हेल्प करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, या ये खुद भी मैन वर्ब हो सकती हैं। अब ये खुद मैन वर्ब कैसे होती हैं ये एग्जांपल्स में देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, देयर इज़ नथिंग वी कैन डू एक्सेप्ट पेशेंस, यानी सब्र के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो डू है वो एक मैन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, ना कि हेल्पिंग वर्ब की तरह। और इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैन है, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसको हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। नंबर सेकंड सेंटेंस, कैन आई डू एनीथिंग टू हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद के लिए कुछ कर सकता हूँ। इस सेंटेंस में भी डू एक मैन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, ना कि हेल्पिंग वर्ब की तरह। एंड नंबर थर्ड सेंटेंस जिसमें डू हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है वो देखें, दे डू नॉट गो, वो नहीं जाते।
अब इस सेंटेंस में डू नॉट डू एक हेल्पिंग वर्ब है जो नेगेटिव फॉर्म में है यहाँ पर, और ये यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये मैन वर्ब गो को सपोर्ट दे रहा है उसकी मीनिंग में, और उससे पहले इस्तेमाल हुआ है, तो ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा और भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जैसे कैन, कुड, मस्ट, ऑट, मे, माइट, शैल, शुड, विल एंड वुड, और इन्हीं को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्यों कहा जाता है, तो उसका जवाब है दे शो द नेसेसिटी, कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सजेशन और परमिशन, क्योंकि ये किसी भी ज़रूरत को दिखाते हैं, किसी की अहलियत को दिखाते हैं, किसी भी पॉसिबिलिटी यानी इम्कान को दिखाते हैं, किसी भी सलाह मशवरे को दिखाते हैं, या किसी भी इजाज़त को दिखाते हैं, परमिशन को। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि ये नेसेसिटी को दिखाते हैं, आई मस्ट गो देयर, मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो इस सेंटेंस में नेसेसिटी को दिखा रहा है, यानी वो बता रहा है कि मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। नंबर सेकंड सेंटेंस, ही कैन रन फास्ट, वो तेज़ दौड़ सकता है। यहाँ पर कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो इस सेंटेंस में ही की कैपेबिलिटी यानी अहलियत को दिखा रहा है, यानी वो तेज़ दौड़ सकता है। नंबर थर्ड सेंटेंस, दिस में ब्रेक, ये टूट सकता है। अब यहाँ पर मैं एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो उसकी पॉसिबिलिटी को बता रहा है, यानी वो टूट सकता है, पॉसिबल है। यू शुड स्टे हेयर, आपको यहाँ पर ठहरना चाहिए। इस सेंटेंस में शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो यहाँ पर सजेशन को दिखा रहा है, यानी मशवरे को, कि आपको यहाँ पर ठहरना चाहिए। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इस सेंटेंस में मे एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो परमिशन को दिखा रहा है, यानी क्या मुझे इजाज़त है कि मैं अंदर आऊँ। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड एक बुलेट पॉइंट जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि दे डोंट चेंज देयर फॉर्म्स, यानी ये दूसरे वर्ब्स की तरह अपनी फॉर्म्स को चेंज नहीं करते, ये सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहना चाहता हूँ कि वो कर सकते हैं, मीन्स दे कैन डू, वो कर सकते हैं, तो यहाँ पर दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर मैं इसकी जगह सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्लेस करूँ, फॉर एग्जांपल ही, तो क्या ये कैन अपनी कंडीशन को चेंज कर देगा? नहीं, ये सेम ही रहेगा। जैसे ही कैन डू, वो कर सकता है, तो ये हमेशा अपनी फॉर्म्स को चेंज नहीं करते। लेकिन इनकी पास्ट फॉर्म्स होती हैं जैसे कैन की कुड, विल की वुड, मै की माइट, etc, और हम इन तमाम मॉडल्स को और इनके यूजेज को अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करने वाले हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी। आफ्टर डिफाइनिंग दैट ऑल, नाउ वी टर्न टू काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट। अब यहाँ पर आपको ये पॉइंट अपने माइंड में ज़रूर रखनी है कि ये इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरंड ये सब की सब नॉन फाइनाइट हैं, यानी ये अपनी कंडीशन और फॉर्म को टेंसेस और सब्जेक्ट्स या फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन इन्फिनेटिव एंड आफ्टर दैट वी विल टर्न टू पार्टिसिपल एंड जेरंड। हम इन दोनों को, पार्टिसिपल और जेरंड को एक साथ डिफाइन करेंगे क्योंकि इनमें कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है, तो इनको एक साथ डिफाइन करना बेहतर रहेगा। सो नाउ लेट्स मूव टू इन्फिनेटिव्स। एक्चुअली इन्फिनेटिव्स तो कुछ भी नहीं, मैं आपको एक छोटी सी और बढ़िया सी टिप बताता हूँ। हमारी जो भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब्स होती हैं जैसे प्ले, ईट, गो, स्टडी वगैरह वगैरह, हम क्या करते हैं कि उनसे पहले हम टी और टू का इजाफा करते हैं, यानी हम उनके साथ जो ऐड करते हैं तो वो हमारी इन्फिनेटिव्स बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल टू प्ले, टू गो, टू रीड, टू स्टडी, etc, ये सब की सब हमारी इन्फिनेटिव्स होती हैं। यानी जब भी आप किसी वर्ब से पहले टू को देखें, यानी टू प्ले, टू ईट, इस तरह की वर्ब्स को देखें तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये हमारी इन्फिनेटिव्स हैं। अब हम आते हैं कि ये इन्फिनेटिव्स होती क्या हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। इन्फिनेटिव्स आर द वर्ब्स दैट फंक्शन एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, यानी ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो नाउन्स की तरह काम करती हैं या फिर एडजेक्टिव की तरह या फिर एडवर्ब्स की तरह। मैं आपको सादा अल्फाजों में समझाता हूँ कि ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो वर्ब का लिबास पहने होती हैं, यानी ये अपने आप को वर्ब दिखाती हैं लेकिन ये अंदर से या तो नाउन्स होती हैं या फिर एडजेक्टिव्स होती हैं या तो एडवर्ब्स होती हैं, यानी बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। अब हमने कहा कि ये सेंटेंसेस में नाउन्स या एडजेक्टिव्स या फिर एडवर्ब्स की तरह काम करती हैं। अब जो भी आप सेंटेंसेस में वर्ब देखें जिसके साथ टू लगी हुई है तो आप इमीडिएटली ये समझ जाइएगा कि ये हमारी इन्फिनेटिव्स होती हैं। अब फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि ये जानने का कि क्या ये नाउन्स की तरह काम कर रही हैं या फिर एडजेक्टिव की तरह या फिर एडवर्ब की तरह। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये नाउन्स की तरह कैसे होती हैं। नाउन की तरह इन्हें रिकॉग्नाइज करने की 2 टिप्स हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स की जगह इस्तेमाल हुई हैं
अगर हुई हैं तो हम फ़ौरन से समझ जाएंगे कि ये नाउन्स की तरह काम कर रही हैं। और दूसरा हम ये देखेंगे कि अगर ये सब्जेक्ट्स की जगह इस्तेमाल नहीं हुई तो क्या ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुई हैं। अगर वो वहाँ हुई हैं तो हम फिर भी समझ जाएंगे कि ये नाउन्स की तरह फंक्शन कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू हेल्प द पुअर्स इज़ माई विश, यानी गरीबों की मदद करना मेरी ख्वाहिश है। अब इस सेंटेंस में टू हेल्प एक इन्फिनेटिव है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी वर्ब टू के साथ होती है वो हमारी इन्फिनेटिव्स होती हैं। अब दूसरा स्टेप ये है कि हमें ये मालूम करना है कि क्या ये नाउन है या एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई टू प्लस वर्ब यानी इस तरह की वर्ब सब्जेक्ट की जगह सेंटेंस में इस्तेमाल होती है तो वो हमारी नाउन की तरह काम कर रही होती है। तो यहाँ पर टू हेल्प सब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो यहाँ पर हम फ़ौरन से समझ जाएंगे कि ये एज अ नाउन फंक्शन कर रही है। अब टू हेल्प का मतलब क्या है? मदद करना। आपको पता है कि हर चीज़ का नाम होता है, तो किसी एक्शन का भी नाम होता है, तो मदद करना किसी एक्शन का नेम है। तो ये यहाँ पर हमारी वर्ब तो है, लेकिन ये इन्फिनेटिव वर्ब है और यहाँ पर ये एज अ नाउन काम कर रही है। नंबर सेकंड सेंटेंस, ही वांट्स टू प्ले, यानी वो खेलना चाहता है। अब यहाँ पर ही एक सब्जेक्ट है, वांट्स वर्ब है, टू प्ले यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्टली बताता चलूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हमें दो तरह के सवालों के जवाब देने में काम आते हैं, एक व्हाट और दूसरा होम। फॉर एग्जांपल, ही वांट्स यानी वो चाहता है। व्हाट डज ही वांट, वो क्या चाहता है? टू प्ले यानी खेलना। तो टू प्ले यहाँ पर वर्ब वांट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और दूसरा हमने कहा कि ये होम इस तरह के सवाल के जवाब देने में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इनवाइटेड अरसलान, यानी उसने अरसलान को दावत दी। अब ही इनवाइटेड यानी उसने दावत दी, होम किसे? होम डिड ही इनवाइट, उसने किसे दावत दी? अरसलान। तो अरसलान यहाँ पर इनवाइटेड जो वर्ब है उसकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये मैंने आपको शॉर्टली बता दिया। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकी हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। बस फ़िलहाल आपको इतना जहन में रखना है कि जब भी ये इन्फिनेटिव्स हमारी सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, तो हम उनको एज ए नाउन कंसीडर करते हैं, यानी वो नाउन की तरह फंक्शन कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं कि ये इन्फिनेटिव्स एज एन एडजेक्टिव कैसे फंक्शन करते हैं। यहाँ एक सेंटेंस है, ही नीड्स अ बुक टू रीड, उसे किताब की ज़रूरत है पढ़ने के लिए। तो यहाँ इस सेंटेंस में ही एक सब्जेक्ट है, नीड्स जो है वो मैन वर्ब है, बुक यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वो कैसे? मैंने आपको अभी बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स दो तरह के सवालात के जवाब देने में इस्तेमाल होते हैं, एक व्हाट और दूसरा होम। अब देखें, ही नीड्स उसे ज़रूरत है, व्हाट क्या? व्हाट डज ही नीड, उसे क्या ज़रूरत है? अ बुक यानी किताब। तो बुक यहाँ पर नीड जो मैन वर्ब है उसकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो टू रीड यहाँ पर क्या है? टू रीड इस बुक जो ऑब्जेक्ट है इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वो उन ऑब्जेक्ट्स की तरफ इशारा करते हैं, वो उनके बारे में हमें बताते हैं। फॉर एग्जांपल, टू रीड का मतलब क्या है? यहाँ पर पढ़ने के लिए क्या? बुक। तो पढ़ने के लिए क्या चाहिए? बुक। तो बुक की तरफ ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ ये हमारा इन्फिनेटिव भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी टू प्लस वर्ब जो होते हैं इस तरह के, वो हमारे इन्फिनेटिव्स होते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारी इन्फिनेटिव है, लेकिन अब हमें ये मालूम करना है कि यहाँ पर ये किसकी तरह फंक्शन कर रही है। क्या ये नाउन की तरह कर रही है या एडवर्ब की तरह या एज एन एडजेक्टिव? तो ये यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रही है, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होती हैं तो वो ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमें नाउन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। Am I right? तो ये यहाँ पर किस नाउन की तरफ इशारा कर रही है? ये बुक जो एक नाउन है उसकी तरफ इशारा कर रही है, उसके बारे में हमें बता रही है। अब टू रीड यानी पढ़ने के लिए उसे क्या चाहिए? बुक। तो बुक एक नाउन है, ये उसकी तरफ इशारा कर रही है। नंबर सेकंड सेंटेंस, दे कॉल रेहान टू मीट, वो रेहान को मिलने के लिए बुला रहे हैं। अब दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, कॉल यहाँ पर मेन वर्ब है, रेहान यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दे कॉल वो बुला रहे हैं होम डू दे कॉल, वो किसे बुला रहे हैं? रेहान। तो रेहान यहाँ पर जो वर्ब है कॉल उसकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और टू मीट सेम जो पहले सेंटेंस की तरह, इसमें टू मीट जो रेहान एक ऑब्जेक्ट है उसका कॉम्प्लीमेंट है।
लेकिन ये यहाँ पर हमारी इन्फिनेटिव है और ये भी यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रही है, क्योंकि ये एक नाउन जो है रेहान उसकी तरफ इशारा कर रही है। टू मीट यानी मिलने के लिए किसे बुला रहे हैं? रेहान को। तो रेहान एक नाउन है, ये उसकी तरफ इशारा कर रही है, तो ये यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है। अब हम आते हैं कि ये एज एन एडवर्ब किस तरह काम करते हैं। एक सेंटेंस है आई एम हैप्पी टू सी यू, यानी मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। इस सेंटेंस में आई एक सब्जेक्ट है, एम जो है वो वर्ब टू बी की एक फॉर्म है, हैप्पी एक एडजेक्टिव है, टू सी यहाँ पर एक इन्फिनेटिव है, लेकिन ये यहाँ पर एज एन एडवर्ब फंक्शन कर रहा है। अब एडवर्ब्स क्या होती हैं? जिस तरह एडजेक्टिव्स हमें नाउंस या प्रोनाउंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं ना, तो एडवर्ब्स हमें या तो वर्ब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं या एडजेक्टिव्स के बारे में या किसी और एडवर्ब के बारे में। तो ये यहाँ पर जो एडजेक्टिव है हैप्पी, उसकी तरफ इशारा कर रहा है, उसके बारे में हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो खुश है। क्यों है? टू सी यू यानी तुम्हें देखकर। नंबर सेकंड सेंटेंस, ही इज़ गोइंग टू द शॉप टू बाय कोल्ड ड्रिंक, यानी वो दुकान पर जा रहा है कोल्ड ड्रिंक ख़रीदने के लिए। अब इस सेंटेंस में जो टू बाय है वो एज एन एडवर्ब फंक्शन कर रहा है इन्फिनेटिव, लेकिन एज एन एडवर्ब काम कर रहा है, क्योंकि जो इस सेंटेंस में गोइंग एक वर्ब है, ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वर्ब के बारे में, वर्ब गोइंग के बारे में, कि वो क्यों जा रहा है टू बाय कोल्ड ड्रिंक, यानी कोल्ड ड्रिंक ख़रीदने के लिए। तो ये भी यहाँ पर एज एन एडवर्ब फंक्शन कर रहा है। अब जो है इन्फिनेटिव्स को डिफ़ाइन करने के बाद हमारे जो लास्ट टॉपिक है वो पार्टिसिपल और जेरेंड है। सो नाउ लेट्स डिफाइन दैम। एक्चुअली जेरेंड्स आर द वर्ब्स formed by first form of verb plus ing. They function as nouns, therefore they are called verbal nouns. यानी ये जो gerunds होते हैं ये दरअसल verbs हैं। verbs तो हैं, ये verb की non-finite kind है और ये यहाँ पर first form of verb प्लस ing से बनाए जाते हैं। ये नाउन की तरफ फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, इसीलिए हम इन्हें वर्बल नाउन्स कहते हैं। वर्ब तो हैं लेकिन ये फंक्शन नाउन की तरह करते हैं, इसलिए हम इन्हें वर्बल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जब इसमें हम ing ऐड करते हैं तो ये बन जाता है प्लेइंग, और यही हमारी जेरेंड है। And number second point which you have to keep in your mind is that gerunds are always placed either in the place of subject or object. यानी ये gerunds हमेशा या तो subjects की जगह रखे जाते हैं या फिर object की जगह। अब जो दूसरी point है वो ये है कि subject और objects की जगह हमेशा या तो nouns होते हैं या फिर pronouns। इनकी जगह कभी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब वगैरह इस्तेमाल नहीं होते। यानी सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स या तो नाउन्स होते हैं या फिर प्रोनाउंस। जब नाउन्स की बात आ जाती है, अगर आईएनजी फॉर्म में कोई वर्ब सब्जेक्ट की जगह होती है या फिर अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह है, तो हम इमीडिएटली ये समझ जाएंगे कि ये हमारी नाउन की तरह फंक्शन कर रही है, और जब नाउन की बात आ गई तो डेफिनेटली वो हमारी जेरेंट कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइजिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, यानी एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छा है। अब देखें एक्सरसाइजिंग आईएनजी फॉर्म में है नंबर 1, और नंबर 2 कि ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह हमेशा या तो नाउन्स होते हैं या फिर प्रोनाउंस, तो ये यहाँ पर एज अ नाउन फंक्शन कर रही है, सो लिहाजा हम इसको जेरेंट कंसीडर करेंगे। एंड नंबर 2 सेंटेंस, आई लाइक एक्सरसाइजिंग, मैं एक्सरसाइज करना पसंद करता हूँ। अब यहाँ पर एक्सरसाइजिंग एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुई है नंबर 1, और नंबर 2 ये आईएनजी फॉर्म में है। तो जब भी कोई आईएनजी प्लस वर्ब या सब्जेक्ट्स की जगह होती है या फिर ऑब्जेक्ट्स की जगह, तो वो नाउन्स की तरह फंक्शन करती है, और जब नाउन की बात आ जाती है तो वो हमारी जेरेंट्स कहलाती हैं। और इनको हिंदी या उर्दू में रिकॉग्नाइज करने की ये साइन है कि इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ना में आती है, ना। जैसे एक्सरसाइज करना, खाना पीना, सोना, जाना, तो ये हिंदी या उर्दू में इनको पहचानने की साइन है। अब जो पार्टिसिपल है इसकी 2 काइंड्स हैं, एक प्रेजेंट और दूसरी पास्ट। अब पास्ट पार्टिसिपल हमारी वो हैं जो वर्ब की 3rd फॉर्म्स होती हैं ना, वही हमारी पास्ट पार्टिसिपल्स होती हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और जो 3rd फॉर्म होती हैं वर्ब की, वही हमारी पास्ट पार्टिसिपल्स कहलाती हैं। लेकिन जिनका जेरेंट्स के साथ मुकाबला होता है, जो जेरेंट्स के साथ कंफ्यूजन करती हैं, वो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होती हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर आल्सो वर्ब्स, ये भी वर्ब्स होती हैं,
दे आर आल्सो फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ing, यानी ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing से बनाई जाती हैं, बट दे फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम करती हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव, इसीलिए इन्हें वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग। अब देखें, प्लेइंग एट द सेम टाइम जेरेंट भी है और पार्टिसिपल भी है, तो इनको बहुत ही आसानी से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल इजी है। प्लेइंग जेरेंट तब होता है जब वो एज अ नाउन फंक्शन करता है, और ये पार्टिसिपल तब कहलाता है जब ये एज एन एडजेक्टिव काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सा हिम एक्सरसाइजिंग, यानी मैंने उसे एक्सरसाइज करते देखा। इस सेंटेंस में आई एक सब्जेक्ट है, सा एक मैन वर्ब है, हिम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बता दिया है पहले कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और एक्सरसाइजिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो हिम है उसका कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइजिंग, यानी एक्सरसाइज करते किसको देखा, हिम को, तो हिम क्या है, एक प्रोनाउन है, उसकी ऑब्जेक्टिव केस है, तो जो लफ्ज़ किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है तो वो हमारे क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये अपने से पहले एक प्रोनाउन जो हिम है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। और ये आपको पॉइंट जहन में रखनी है कि सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स की जगह कभी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब वगैरह इस्तेमाल नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की जगह एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स की जगह हमेशा या तो नाउन्स इस्तेमाल होते हैं या फिर प्रोनाउंस, या तो नाउन्स या फिर प्रोनाउंस, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो या तो नाउन होते हैं या फिर एडजेक्टिव्स, या नाउन्स होते हैं या फिर एडजेक्टिव्स। और यहाँ पर वो एडजेक्टिव है, एक तो ing फॉर्म में है और दूसरा वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम इसे पार्टिसिपल कंसीडर करेंगे। अगर ing फॉर्म में है और वो नाउन की तरह फंक्शन करता है तो वो हमारा जेरेंट कहलाता है। तो इस बात से आपको बिल्कुल भी नहीं हटना कि ये एडजेक्टिव्स कभी भी सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स की जगह इस्तेमाल नहीं होते, वो ऑब्जेक्ट्स के कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, और दूसरा वो सब्जेक्ट से पहले भी इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द सिंगिंग बॉय फेल डाउन फ्रॉम द स्टेज, यानी जो गाने वाला लड़का था वो स्टेज से नीचे गिर पड़ा। अब इस सेंटेंस में बॉय जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन सिंगिंग वो सब्जेक्ट नहीं है, वो एडजेक्टिव है जो उस सब्जेक्ट जो बॉय है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि जो गाने वाला था, लड़का जो गाने वाला था, यानी सिंगिंग एक एडजेक्टिव है, जो बॉय एक नाउन है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो गाने वाला था, सिंगिंग बॉय। तो आपने देखा कि ये सब्जेक्ट से पहले भी इस्तेमाल हो सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स से कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी सब्जेक्ट्स की जगह या फिर ऑब्जेक्ट्स की जगह इस्तेमाल नहीं होते हैं एडजेक्टिव्स। ओके, तो यहाँ पर भी सिंगिंग ing फॉर्म में है और ये एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है, तो ये भी डेफिनेटली हमारा पार्टिसिपल है। तो इसके साथ आज का हमारा लेसन एंड होता है। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, कहीं भी आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर